गुड इवनिंग स्टूडेंट। सोजन क्लासेस में मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे कॉन्सेप्ट की सीरीज के साथ में मैंने कहा था, कुछ ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है जो लगभग पूछे जाते हैं अटेम्प्ट के अंदर, घूम फिर के आते हैं। उन क्वेश्चंस की आज चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मालिक व्यापार में लेनदार माना जाता है, मतलब स्वामी को क्रेडिटर क्यों मानते हैं, कौन सी अवधारणा मानते हैं? तो याद रखना बेटा, उसका जवाब है एंटिटी कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में चेक करना, पृथक अस्तित्व भी बोलते हैं, सत्ता भी बोलते हैं, लेकिन एंटिटी शब्द देख के ही टिक लगाना बेटा, ये ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, ये अवधारणा किस पर, अवधारणा पर ये आश्रित है? तो इसका जवाब है ड्यूल एस्पेक्ट, दोहरा लेखा, द्विपक्ष भी बोल सकते हैं इसको, द्विपहलू भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भावी हानियों के लिए या संभाव्य हानियों के लिए आयोजन करना पर संभावित लाभों पर विचार ना करना, ये बताता है रूढ़िवादिता, जिसको इंग्लिश में चेक करना कंजर्वेशन मिलेगा या मिलेगा प्रूडेंस। हिंदी में बहुत सारे नाम है, रूढ़िवादिता, पुरातनवादी, संकुचनवादी, विवेक अनुदारवादिता। लेखांकन विवरणों में आकस्मिक दायित्व, आकस्मिक दायित्व मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, अपेंडिंग नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? तो इसका जवाब है पूर्ण प्रगटीकरण प्रदर्शन अभिव्यक्ति, जिसको बोलते हैं हाँ प्रगटीकरण की परंपरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है मानवीय संसाधन, मतलब ह्यूमन रिसोर्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि इसका मुद्रा मापांकन संभव नहीं है। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। लेखांकन नीति में परिवर्तन, ये अपेक्षा की जाती है कि लेखांकन नीति एक बार अपनाई गई नीतियों में वर्ष दर वर्ष समानता रहनी चाहिए, लेकिन अगर आपको परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं। दो कारण है, कानून, संनियम, अधिनियम, एक्ट, लेखा मानक की पालना के लिए या बेहतर प्रस्तुतिकरण करने के लिए। तो यहां जवाब में लेखा मानक का पालन भी है, बेहतर प्रस्तुतिकरण भी है, संनियम की तामील भी है। जवाब होगा डी, क्योंकि उन्हीं बातों को इन्होंने सभी ऑप्शनों में दिया है। आधुनिक लेखा प्रणाली के जनक, दोहरा लेखा के जनक, व्यापारिक लेखा के जनक जो है वो लुकास पेसियोली है, और यही वर्तमान लेखा प्रणाली है। लेखांकन का बेटा मुख्य लेखांकन का उद्देश्य पूछा है, क्यों आप लेखांकन करते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए कहता है कि निर्णयन के लिए सूचना की आवश्यकता को पूरा करना। यस, सबसे प्राथमिक उद्देश्य तो बेटा यही होता है। स्वामित्व, लेनदारों की, ये सब देखो आप, यूजर बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट, प्राइमा बेसिक बात करें, प्राइमरी बात करें, तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं हो सकता। और इन तीनों में से वरीयता देनी हो तो फिर जवाब यही होगा, क्योंकि प्राथमिक उसका उद्देश्य यही है।
पुस्त पालन बुक कीपिंग लेखांकन का एक भाग है, लिपिकीय प्रकृति का होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या, लाभ हानि यहाँ ज्ञात नहीं होती है। व्यावसायिक लेन देनों का सही और पूर्ण लेखा अभिलेख रखना, बिल्कुल सही बात है। संपत्तियों दायित्व की सही स्थिति दर्शाना, ये काम यहाँ नहीं होता है। व्यावसायिक लेन देनों की शुद्धता का परीक्षण, ये भी जो वरीयता मिलेगी वो लेन देनों का सही और पूर्ण अभिलेखन, क्योंकि बुककीपिंग का प्राथमिक उद्देश्य भी यही होता है। देखो, हास के बारे में एक है कि हास एक प्रक्रिया है। यस कंपनी एक्ट की जो अनुसूची है 2 उसमें कहा गया है कि हास एक प्रक्रिया है, ना तो ये संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ना जांचने की प्रक्रिया है, ना मूल्य कम करने की प्रक्रिया है। ये तो संपत्ति की लागत को उसके जीवन काल में विभाजन बांटने की एक क्या है, एक प्रक्रिया है। अब है कि हास लगाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, डी ऑप्शन देखो, उपरोक्त सभी है। कहता है कर के बोझ को कम करना, हाँ। हास एक खर्च है, लाभों पर प्रभार है। पीएनडल के डेबिट में जाएगा तो लाभ कम होंगे, तो टैक्स का बोझ भी कम होगा। स्थायी संपत्ति को रिप्लेसमेंट के लिए कोष की व्यवस्था, ये तो प्राथमिक उद्देश्य है। अगर प्राथमिक पूछता तो ये अकेला बी टिक लगता, लेकिन प्राथमिक नहीं पूछा है, मुख्य उद्देश्य तो ये भी है, ये भी है। और चिट्ठे में डेप्रिसिएशन लेस करके जो संपत्ति की स्थिति आएगी वो आपकी सही वित्तीय स्थिति भी बताएगी। तो ये जवाब बनेगा डी, उपरोक्त सभी। गैर रोकड़ी व्यय, आपको ये तो पता है कि गैर रोकड़ी शब्द हास के लिए होता है, लेकिन याद रखना हास, अपलेखन, अमूर्तीकरण, परिशोधन, ये सब पर्याय शब्द हैं, जिसके साथ अपलेखन, परिशोधन, रिक्तीकरण, हास, वो सभी हास के ही पर्याय हैं। इसलिए गैर रोकड़ी व्यय उपरोक्त सभी हैं। स्थायी संपत्तियों के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें पूछा गया है कि परिशोधन, अमोर्टाइजेशन शब्द का प्रयोग अदृश्य संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए अपलेखन, परिशोधन, अमूर्तीकरण का प्रयोग होता है। तो ये परिशोधन शब्द है, ये किसके लिए है? ये अमूर्त स्थायी संपत्ति के लिए काम आता है। रिक्तीकरण, खान, खदान, तेल क्षेत्र, कुएं, इनको रखा गया नाशवान संपत्ति, क्षयशील संपत्ति, अवशयी संपत्ति। इनका जैसे जैसे खनन होगा, विदोहन होगा, माइनिंग होगी, वैसे वैसे ये स्थान रिक्त होगा। इसके मूल्य में कमी के लिए शब्द होता है रिक्तीकरण, और वो नाशवान संपत्तियों के लिए बना है। आंसर विल बी यस, बी। कोयला, खान, खदान, तेल क्षेत्र, कुएं, इसके लिए शब्द क्या चलेगा? रिक्तीकरण। अब आप ये मत बोलना ये पद्धति क्या होती है, शब्दों का माया जाल है, इसके लिए शब्द रिक्तीकरण ही आता है। रिक्तीकरण विधि किन संपत्तियों के लिए काम लाई जाती है? नेचुरल रिसोर्सेस, अवशयी संपत्तियां, खान, खदान, तेल क्षेत्र, कुएं, प्राकृतिक संसाधनों के लिए आती है। यस, विल बी बी। अवशयी, डिप्लेशन, वही वाली बात। खान, खदान, तेल क्षेत्र और कुएं, यस, खान और खदान, इसके लिए काम आता है डिप्लेशन शब्द, रिक्तीकरण। सीधी रेखा विधि के अंतर्गत हास की गणना की जाती है, हाँ, लागत पर। इसको मूल लागत विधि भी बोल सकते हैं। यस, विल बी सी।
एक मशीन प्रति वर्ष 2,000 रुपए हासिल की गई, मतलब प्रति वर्ष हास की राशि समान। साधारणतः प्रचलित दो विधियां होती है, सीधी रेखा और क्रमागत, और प्रतिवर्ष हास समान रहता है, एक तो सीधी रेखा में और एक वार्षिकी में। अब चूंकि वार्षिकी अपने पास ऑप्शन में नहीं है तो जवाब होगा बी, सरल रेखा विधि। भारतीय कर अधिनियम इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट मेथड माना गया है वो WDV, क्रमागत हास विधि, क्रमागत शेष विधि, घटते हुए शेष की विधि, मूल्य अपलेखन विधि को माना गया है। हास की कौन सी विधि उपयुक्त होगी जब मशीन के पुराने होने पर मरम्मत के खर्चे बढ़ जाते हैं? ये मान्यता क्रमागत हास विधि की है। वो बोलता है कि जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी मरम्मत के खर्चे बढ़ेंगे। तो ये जवाब किसके लिए करता है? क्रमागत हास विधि के लिए करता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक संपत्ति का उपयोगी जीवन 4 वर्ष है। WDV मेथड से हासिल करते हैं। पुस्तक मूल्य 4 वर्ष के बाद मूल लागत का 24% रह जाता है, मतलब 100% की चीज है वो 4 साल में 24% हो गई बुक वैल्यू। तो उसने कहा कि बताओ किस दर से हास लगाया गया। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन से करके देखना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर के हिसाब से पहले 20% से करते हैं। पहले 20 से करूं तो 20 हुआ, बुक वैल्यू 80। फिर दूसरे साल 20% तो 16 हुआ, फिर 54, फिर तीसरे साल 20% तो 10.8 होगा, फिर आएगा 52.2, फिर 20% करूंगा, फिर भी 24 तो नहीं आएगा, तो ये जवाब तो कैंसिल हो गया। फिर आप यही गणना किससे करोगे? 30% से, पहले साल, फिर 70, फिर इसका 21, 49, फिर साहब इसका आप 49 का करोगे तो ये आएगा। तो साहब फिर करोगे, 4 बार करना है ना, तो लगभग 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका वेरीफाइड आंसर बनेगा 30%। ये क्वेश्चन आप बोलेंगे सर थियोरिटिकल क्वेश्चन आपने ज्यादा क्यों सेलेक्ट किए हैं बेटा? मैं पहले उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं जो फ्रीक्वेंटली उनके टारगेट के अंदर रहते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि कम से कम एटलीस्ट इनमें तो हम गलतियां ना करें। घटते हुए शेष की विधि, मूल्य अपलेखन विधि, हासित शेष विधि में हास प्रारंभ के वर्षों में ज्यादा, फिर हास कम होता रहता है, तो हर साल हास की राशि घटती है। वार्षिकी विधि एन्युटी मेथड के अंतर्गत क्या होता है? प्रतिवर्ष हास की राशि समान रहती है, यह सभी सालों के लिए स्थिर रहती है। दो ही विधियों में प्रतिवर्ष हास की राशि समान रहती है, कौन कौन सा? यह सीधी रेखा और वार्षिकी विधि। जब कभी किसी क्वेश्चन में यह आए कि साहब संपत्ति को बेचना है और बेचने से लाभ और हानि निकालनी है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा पुस्तक मूल्य, मतलब लागत में से कुल हास घटाना पड़ेगा। लागत कितनी है साहब? 5 लाख की। ओके, 1/1/2002 में खरीदी है, बेची 2008 में है, तो 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 साल का डेप लेस करना पड़ेगा। विधि कौन सी है? सीधी रेखा विधि। और जीवन कितने वर्ष है? 10 वर्ष। तो 1 साल का हास 50,000 हुआ, तो 7 साल का हास 3,50,000।
ये आ गया बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू का कंपेयर कर लो, कितने में बेची है आपने। यस, अगर आपने ज्यादा में बेची है तो फायदा है, कम में बेची है तो नुकसान है। 50 में बेचा है तो ये नुकसान हो गया आपका। आंसर विल बी बी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें मशीन की लागत पूछी है। मशीन को खरीदा 1 अप्रैल 2003 में। बुक वैल्यू दिया है 3 साल के बाद का। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। 3 साल बाद बुक वैल्यू ये हुआ है, तो बताओ उसकी लागत कितनी होनी चाहिए। तो एक रास्ता तो ये है कि 10% दर है तो 3 बार रिवर्स कर दो। 100/90, 100/90, 100/90, तो भी आपका आंसर आएगा। वरना ट्रायल एंड एरर ऑप्शन से करके देख लो कि 1 लाख है, पहले साल कितना गया 10,000, अगले साल 9,000, फिर अगले साल 8,100। बुक वैल्यू पे लगता है। कैसे सर, बताओ एक बार करके। ये 10 लगा, फिर 90 आया, फिर 10% 9,000 लगा, फिर 81 आया, फिर 10% 8100, तो 72,900। यस, ऑप्शन से जाओगे तो भी काम होगा, रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो भी काम होगा। डूबत ऋण अगर आगे वसूल हो गए, पहली बात तो डूबत ऋण वसूली की एंट्री क्या होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर। तो क्या होगा, अशुद्ध ऋण वसूल खाते में क्रेडिट होगा। यस, आंसर विल बी ए। व्यवसाय से देखो, जर्नल का कोई भी क्वेश्चन आता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब वो बोलता है कि किस खाते को डेबिट करें किस खाते को क्रेडिट करें, तो वो ध्यान रखना क्रेडिट पूछ रहा है। स्वामी ने व्यवसाय से रोकड़ निकाली तो ये तो ड्राइंग है, लेकिन रोकड़ निकाली तो टू कैश। वो कह रहा है क्रेडिट कौन सा खाता होना चाहिए। भाई क्रेडिट तो कैश होना चाहिए, और आप जल्दबाजी में जवाब टिक लगाते हो ड्राइंग, तो वो आपकी गलती है। क्योंकि जब भी वो पूछे कौन सा खाता डेबिट कौन सा खाता क्रेडिट, इसका मतलब वो ऑप्शन एंट्री में पूछ रहा है। व्यवसाय के बैंक खाते से एकाकी स्वामी का, अगर स्वामी का आयकर पर्सनल खर्चा पेमेंट करोगे तो डेबिट क्या होगा, ड्रॉइंग डेबिट होगा। टू बैंक क्या पूछ रहा है, डेबिट, डेबिट होगा ड्रॉइंग। याद रखना, ड्राइंग ऑप्शन में अगर ना हो तो ड्राइंग की जगह कैपिटल भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ड्राइंग अल्टीमेटली कैपिटल को कम ही करता है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। इसलिए जवाब होगा यस, सी। दान में अगर माल दोगे तो कौन सा खाता क्रेडिट होगा। देखो, माल जहां जाएगा क्रेडिट होगा परचेज या फिर ट्रेडिंग, पर पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है। दान में दिया है तो डोनेशन तो क्या होगा, डेबिट, पर वो पूछ ही नहीं रहा डेबिट, वो तो क्रेडिट पूछ रहा है। आंसर विल बी बी, क्रय खाता। ऑप्शन में नहीं होता तो टिक होता व्यापार खाता। निजी प्रयोग में लाया गया माल, सिंपल वही काम है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्रेडिट क्या होगा, ऑप्शन में क्रेडिट क्या होगा, यस परचेज विल बी डी। बोलने का तरीका बदला है बस केवल। मोहन ने 2500 रुपए का डेबिट, मतलब मोहन डेटर था हमारा, उसने 500 रुपए चुकाए हैं जो हमने पहले बैड डेब्ट में राइट ऑफ कर दिए थे। तो इसका मतलब सीधा सीधा बोलो ना, डूबत वसूली है। तो डूबत वसूली की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है,
कौन सा खाता क्रेडिट होगा की जगह बोल रहा है मोहन का खाता कितने से क्रेडिट होगा। अरे भाई मोहन का खाता हो ही नहीं सकता। जवाब होगा इन तीनों में से कोई नहीं, जल्दबाजी मत करना। लिपिक को देय वेतन, देय वर्ड पेएबल बकाया होता है। अगर सैलरी का पेमेंट होता तो टू कैश करते, बकाया को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। कौन सा खाता क्रेडिट होगा? यस, ये ऑप्शन में नहीं है तो जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन के अंदर। देनदार को नगद छूट किस खाते में क्रेडिट करोगे? अरे भाई मान लो देनदार 100 रुपए का है, आपने उसको 5 रुपए की नगद छूट दी, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट 95, डिस्काउंट नुकसान हो गया आपका 5, क्रेडिट तो डेटर, मतलब कस्टमर का खाता ही क्रेडिट होगा। आंसर विल बी बी। ओके, जर्नल, प्राइमरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राथमिक लेखा पुस्तक, मूल। लेकिन ऑप्शन देखो, पहली प्रविष्टि पुस्तक है, मूल प्रविष्टि पुस्तक है, क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज करती है। यस, जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी। आंसर जनरली स्टूडेंट लगा के आते हैं बी, गलत हो जाता है। खुदरा, पेटी कैश, कैश का बैलेंस कहीं पर भी रखा हो वो हमेशा व्यापार के लिए क्या होता है? एक संपत्ति होता है। आंसर विल बी सी। हम केवल अभी पॉपुलर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, फिर अगली क्लास में इससे आगे कुछ और पॉपुलर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये तो कम से कम हमारे टिप्स पे होने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।